एनडीए में रहते हुए वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, ये आपके सहयोगी दल बहुत सहजता से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं और विकास के सवाल, ये आरोप लगता है कि विकास के सवालों पर कम बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम पर ज्यादा चर्चा होती है। मेरे विभाग के बारे में पूछिए, मेरे कार्यों के बारे में पूछिए, ये मुद्दा ही नहीं है। कौन कहाँ नमाज पढ़ता है, एनडीए में है ना आप, चूंकि एनडीए के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। प्रखंड के स्तर का जो कार्यकर्ता है या जो जिला के स्तर का कार्यकर्ता है या जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वो एक दूसरे से कन्फाइंड होकर एक दूसरे से संवाद स्थापित कर रहे हैं। थोड़ी सी कमी रह गई कि अगर जिस प्रकार के अफवाहों को जन्म दिया गया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तरह तरह की अफवाहों को ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं एनडीए के कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय का अभाव रहा। मैं कह रहा हूं कि किसी भी मेरे नेता ने, मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े साफ गोई से एक राष्ट्रीय चैनल पर इसको क्लैरिफाई कर दिया कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कास्ट और रिलीजन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल आपने देखा किस तरीके से एनडीए एकजुट दिखा। एक ऐसी तस्वीर साझा की गई जिसमें कई मैसेजेस भी छुपे हुए थे। उन मैसेज को डिकोड करने की कोशिश हमने पंचनामा में की, लेकिन अब सीधा जान लेते हैं अलग अलग जो पार्टियां हैं इस एनडीए का हिस्सा है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, एनडीए की वर्तमान स्थिति क्या है, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या हो रहा है बातचीत। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुमार सौरभ सिंह एलजेपीआर से जुड़े हुए हैं, जो कि इस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी के जवाब भी देते हैं। तो पहले तो स्वागत है सौरभ भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमन जी। देखिए, बहुत सारे मेरे सवाल हैं, तो मैं पहले ही ये बोल दूं कि प्लीज ब्रेस योरसेल्फ। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, डिप्लोमेटिक आप नहीं होइएगा, मुझे उम्मीद है। I'll try। पहला देखिए सवाल तो यही है कि जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि मुझे बहुत केंद्र की राजनीति में रुचि नहीं है, मेरी मातृभूमि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, तो इससे डर किसको होना चाहिए? तेजस्वी यादव जी को डर होना चाहिए या सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और एनडीए के तथाकथित उन नेताओं को जो आने वाले समय में बड़े भाई की भूमिका में बिहार में और उस मुख्यमंत्री कुर्सी के बड़े हकदार हैं? देखिए नमन जी, मुझे लगता है डर किसी को नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और खुशी बिहार के 14 करोड़ जनता को होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चिराग पासवान जी ने विगत 3 वर्षों में, 4 वर्षों में, खासकर जब से हमारी पार्टी नई पार्टी है, अब लोक जनशक्ति पार्टी पर से जिसका चुनाव चिन्ह करता था वो नहीं है, और एक नए दल, एक नए तेवर, एक नए कलेवर, एक अद्भुत विचारधारा जिसमें बिहार फर्स्ट है और बिहारी फर्स्ट है, उसको लेकर जिस प्रकार से 4 वर्षों में बिहार के सभी 38 जिलों में जिस प्रकार से उनका प्रवास रहा है, जिस प्रकार से लोगों के बीच उनका कनेक्ट रहा है, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के इस चीज से बिहार को खुशी होनी चाहिए कि एक अत्यंत प्रोग्रेसिव, सभी की बात करने वाला, किसी जाति और धर्म में स्वयं को जोड़कर न देखने वाला, एक दूरदर्शी सोच का व्यक्ति बिहार को अगर अपना 24 घंटा देना चाहते हैं तो इससे खुशी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये डर का विषय है। हाँ, राजनीति में स्वाभाविक रूप से उस समय के जो हमारे विपक्षी होंगे, उनके प्रति जो भी लोग होंगे, वो उनकी अपने रिजर्वेशंस रहेंगे, उनके अपने आक्षेप रहेंगे, उनके अपने इश्यूज और सब्जेक्ट्स होंगे। हम जैसे जैसे वो आएगा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आपने एक्सीलेंट चॉइस ऑफ वर्ड। उस समय जो हमारा विरोधी होगा, विपक्षी होगा। वर्तमान एनडीए को बहुत एकजुट आगे चल के 5 सालों बाद आप नहीं देख रहे हैं इसी फॉर्म में? क्योंकि नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। कब, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय का इक्वेशन कुछ और है, आज के 6 महीने बाद या आज के 6 साल बाद वो इक्वेशन सेम रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उस समय जिस प्रकार से चीजें सामने आएंगी, हम उसको, और मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्षमता इस प्रकार से है, उन्होंने जिस प्रकार से हम लोगों को ग्रूम किया है, या प्रतिदिन हम लोग जो ग्रूम हो रहे हैं, आई थिंक विल बी एबल टू टैकल व्हाटएवर कम्स इन आवर वे। कल
जो तस्वीर साझा हुई जी उसमें पावर मैट्रिक्स कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ नीतीश कुमार, अमित शाह के, एक तरफ चिराग पासवान। ये किस ऑर्डर में हुआ, ये किसने तय किया? सम्राट चौधरी बहुत दूर थे, दूसरे डिप्टी सीएम बहुत दूर थे, और भी जो केंद्रीय मंत्री थे या पार्टियों के अध्यक्ष थे वो दूर थे। ये क्या मैसेज देने की कोशिश की अमित शाह जी ने? देखिए देखिए आपका काम है हेडलाइन ढूंढना, हमारा काम ये नहीं है। मैं इसको बड़े दूसरे तरीके से देखता हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैट्रिक्स था वो एक तो हमारे परम आदरणीय भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी थे, वहां पे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, जो अपने दल के सर्वे सर्वा हैं, प्रमुख हैं। इसके अलावा जितने भी दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनमें से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी संरक्षक हैं, बट मैं उनको अभी भी टॉप लीडर ही मानता हूँ, सुप्रीमो थे ही है। लेकिन कुछ दूर थे। मतलब मैं ऐसा इसको नहीं देखता। उपेंद्र कुशवाहा जी थे। और देखिए, ये हायरार्की आपको दिखेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अद्भुत है। ये मेरे ख्याल से बिहार का ये मॉडल आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में भारत का मॉडल बनने जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कहीं भी अभी तक 70-75 वर्षों के इतिहास में गठबंधन की राजनीति 90s के बाद शुरू हुआ, इसमें आपने कभी नहीं देखा होगा कि 5 गठबंधन के 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष सभी संगठनात्मक जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करें। इसका फायदा ये है नमन जी, मैं इसको और क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि देखिए, बूथ के स्तर का जो कार्यकर्ता है वो बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़ रहा है। प्रखंड के स्तर का जो कार्यकर्ता है, या जो जिला के स्तर का कार्यकर्ता है, या जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वो एक दूसरे से कन्फाइंड होकर एक दूसरे से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और ये मैंने इसकी बात आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं की है, मैं पहली बार कर रहा हूं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव में बिहार में हमारा 40 आउट ऑफ 40 होता, अगर थोड़ी सी कमी रह गई कि अगर जिस प्रकार के अफवाहों को जन्म दिया गया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तरह तरह की अफवाहों को ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं एनडीए के कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय का अभाव रहा, जिसके कारण मगध और शाहाबाद की कई सीटें हम हार गए। अगर शायद ये उस समय हुआ होता तो इसलिए अब बूथ से लेकर और राज्य प्रदेश तक कहीं भी किसी अफवाह को और किसी भी चीज को हम लोग चलने नहीं देंगे। और ये हायरार्की आपको दिखेगा कि जहां अमित शाह जी हैं, वहां पांचों दल के जो प्रमुख हैं वो आपको दिखेंगे। कहीं भी एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी आपको नहीं दिखेगी। इसलिए कौन कहां खड़ा था, कौन कहां बैठा था, इस पर बहुत हमको नहीं लगता है कि कुछ फर्क पड़ता है इससे। अच्छा, एक बयान और आपके नेता लगातार दे रहे हैं जिसकी बहुत बड़ाई हो रही है। एनडीए में रहते हुए वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, ये आपके सहयोगी दल बहुत सहजता से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। और विकास के सवाल, ये आरोप लगता है कि विकास के सवालों पर कम बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम पर ज्यादा चर्चा होती है। अभी हाल ही में बिहार सरकार के मंत्री, भाजपा कोटे के मंत्री नीरज बबलू जी ने एक बयान दिया था। मैं उस बयान को तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर जो उन्होंने कहा था, नमाज को लेकर, थोड़ा सा उसको लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन यही सवाल जब आपके नेता से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब इसका दिया। उन्होंने पत्रकार से ही ये कह दिया कि आप इस मुद्दे पर हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मेरे विभाग के बारे में पूछिए, मेरे कार्यों के बारे में पूछिए, ये मुद्दा ही नहीं है, कौन कहाँ नमाज पढ़ता है। एनडीए में है ना आप, क्योंकि एनडीए के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर आपका अलग मुद्दा है, भाजपा का जो सिस्टम है वो समझ नहीं रहे हैं। जी, अब आप ही के पहले पूछे गए एक सवाल से क्लू लेकर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा कि चिराग पासवान जी बिहार की राजनीति में आ जाएंगे तो किसको डरना चाहिए, और मैंने कहा कि किसी को नहीं डरना चाहिए। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि किसी भी मेरे नेता ने, मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े साफ गोई से एक राष्ट्रीय चैनल पर इसको क्लैरिफाई कर दिया कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कास्ट और रिलीजन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। आपको अगर इस प्रकार के सवाल में बिहार को उलझाना है, आप उलझाइए, आपको शुभकामनाएं हैं। वो चाहे गठबंधन के अंदर हो या गठबंधन के बाहर के लोग हों, कुछ चीजों में
उनका समझौता नहीं होता है, ये मैंने देखा है विगत 4 वर्षों में। तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और बिहार को पीछे ले जाने वाले विषयों के नाम पर वो समझौता करने के मूड में न कल थे, ना आज हैं, ना आगे होंगे। अब आते हैं मुख्य विषय पर। देखिए नमन जी, आपको ये समझना पड़ेगा, आपने कहा कि एनडीए में है या नहीं। देखिए आज वक्फ जेपीसी का मुंह भी नहीं देखता अगर हमारे नेता, मेरे नेता और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए कुछ बिंदुओं पर अपने जो है प्रतिक्रिया नहीं दी होती। गठबंधन में रहते हुए भी इस तरीके से रहते हुए भी जो मुख्य विषय है उस पर आपको मुखर होना पड़ेगा, जो सीधे सीधे आम आवाम से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से संवाद स्थापित किया, इस विषय पर अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरी सहजता के साथ सुनते हुए पार्लियामेंट के जेपीसी में ये बिल गया। और आज मैं आपके माध्यम से बिहार के 14 करोड़ लोग और देश भर के अकलियत के लोगों को भी 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि कुछ एक लोग हैं जिनके पास आज 150-150, 200-200, 500-500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उन लोगों को तकलीफ है। भारत के गरीब मुसलमान, जिसके लिए वक्फ की संपत्ति जो है, जिसका कुल इनकम आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वक्फ के 9.5 लाख एकड़ से उपजे इनकम का अमाउंट 1.5 करोड़ है। ये सुनकर आश्चर्य होगा। तो अगर वक्फ की संपत्ति आज भारत के गरीब मुसलमानों को मिलती है, वक्फ में रिप्रेजेंटेशन भारत की मुस्लिम महिलाओं को मिलता है, और बहुत सारी चीजें हैं, वी कैन गो ऑन एंड ऑन, बट द मेन थिंग इज कि भारत में लगभग 31 दलों के प्रतिनिधियों को वक्फ के संशोधन बिल पर अपने विचार विमर्श करने का मौका जेपीसी के माध्यम से मिला। 92 लाख प्रतिक्रियाएं जो हैं वो वक्फ में अभी तक आई हैं, जिनको समाहित किया गया है। 407 पेज का जो वक्फ का रिपोर्ट है वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में अभी जाके टेबल होने वाला है। अभी 3 से 4 दिन बचा हुआ है। इस पर एक समग्र चर्चा होगी और जहां भी कोई कमी होगी वहां होगा। लेकिन इस प्रकार की अफवाह ओवैसी जैसे लोग जो फैलाते हैं, तो भाई आपने क्या किया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी और भारत के लगभग 70% मुसलमान जिनके पास कोई जमीन नहीं है, एक तरफ 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, और 70% भारत के मुसलमान के पास वो भूमिहीन है। ये जवाब कौन देगा? तो इसलिए इसको किसी भी प्रकार के धर्म या जाति के राजनीति से मेरे नेता न कभी देखे हैं और ना आगे हमारी पार्टी इसमें कोई इंटरेस्ट रखती है। और हम बिल्कुल मजबूती से एक काम है सौरभ भाई, सभी की बात करना, एक होता है पॉलिटिक्स भी करना। आप समाज सेवा करने तो आए नहीं हैं, पूरी तरीके से इसी में अपनी राजनीति और महत्वाकांक्षाओं को झोंकने तो आए नहीं हैं। आपके नेता ने बहुत सहजता स्वीकार किया कि वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं एंड ही इज प्राउड ऑफ इट। लेकिन एक तरफ आप होली मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप इफ्तार करा रहे हैं, दोनों में साफ और संजीदगी से आप मौजूद भी रहे। लेकिन आपको हिंदू वोट तो मिल जाता है, वो तो पिछले चुनाव में भी मिला। क्या लगता है मुसलमान वोट करेंगे आपको? आपके इस इफ्तार का विरोध किया गया है, सारे मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार पूरे भारत में, अगर राजनीतिक रूप से मैं मानता हूं कि सबसे प्रबुद्ध वर्ग कहीं बसता है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश है। और मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, बिहार के का जो अकलियत समाज है, जो यहाँ का लगभग 15% आबादी, यानी मोटा मोटी आप मान के चलिए 2.5 से 2.5 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, वो लगातार मेरे नेता के कार्यकलापों को, मेरे नेता के कार्यों को और मेरे नेता को उनके कर्म के आधार पर जज करेगा। और वो देखेगा कि हमारा जब भी चाहे यूपी में कांवड़ यात्रा के समय का विषय रहा हो, या दुकानों पर नाम लिखने का विषय रहा हो, या जिस प्रकार का भी विषय बिहार या उत्तर प्रदेश में आज तक है, या वक्फ का विषय हो, कभी भी मेरे नेता ने इस बात की परवाह नहीं की है कि वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं या वो उनका पद क्या है। उन्होंने हमेशा साफगोई से जो विषय समाज के हित में रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रही बात इसकी, तो 2005 में आपको याद होगा, बिहार में गर्व से हम कहते हैं कि हमारे नेता हमारे देखिए मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। मैं यहीं आ रहा था कि एक बार रामविलास पासवान जी ने, चिराग जी के पिताजी ने भी इसी तरह से बहुत खुला हृदय दिखाया था, लेकिन वो रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ। मुस्लिम समाज उसी हिसाब से वोट नहीं दे पाया उन्हें। I'll give you an correct answer for that. देखिए, ऐसा है कि
ये फैक्ट तो पूरी दुनिया को पता है कि 2005 में, और ये गर्व से कहते हैं कि हमारे श्रद्धेय संस्थापक पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने अकलियत मुख्यमंत्री बने, इसके लिए अपनी पार्टी कुर्बान कर दी। हाँ, ये सही है कि हमारे संस्थापक का राजनीतिक केंद्र बिंदु जो है वो बिहार कम और केंद्र की राजनीति ज्यादा रही, तो कभी भी इसको जांचने का मौका नहीं मिला। टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।